एक आदमी, 4 हाउसिंग सोसाइटीज, मामा, पप्पा और आपका प्लॉट। 2009 कराची स्कीम 33 में एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, पूरी जिंदगी की सेविंग, बैंक लोन और उन्होंने खरीदा एक प्लॉट। गवर्नमेंट की सोसाइटी थी, डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब उन बुजुर्ग ने सोचा अब मेरा घर बन जाएगा। 2026 यानी 17 साल गुजर गए। वो आदमी अपनी जमीन पर आज भी एक ईंट नहीं रख सकता। उसका वो प्लॉट जहां आज कोई और बैठा है। सिर्फ एक उस बूढ़े बाप की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी भी बन सकती है। अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखी तो स्कीम 33 का कॉर्पोरेट माफिया, स्कीम 33 के कॉर्पोरेट माफिया की मुकम्मल कहानी। मैं हूं अदनान सिद्दीकी, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर। ये है प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। मैं एक चीज के लिए यहाँ हूँ, आपको वो सच बताना है जो कि प्रॉपर्टी डीलर आपको नहीं बताता, कोई एजेंट आपको नहीं बताता, कोई ब्रोकर नहीं बताता। क्योंकि मेरे लिए आपका घर सिर्फ एक डील नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है। और इसलिए कराची में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे बैरियर टाउन में हो, स्कीम 33 में हो, डीएचए में हो, नया नाजबाबाद में हो या पूरे कराची में हो, पहले एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सिर्फ एक कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई बचा सकता है। लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जिसमें एक आदमी ने स्कीम 33 में एक के बाद एक 4 हाउसिंग सोसाइटीज हाईजैक कर ली। पहली सोसाइटी में मैनेजमेंट से राब्ता बढ़ाया, मैप टेम्पर किया, एमिनिटी प्लॉट बेचे, 7 छोटे छोटे कमर्शियल प्लॉटों को एक में लीगली मिला दिया। नेब ने केस किया और उसने क्या किया, नेब को मैनिपुलेट किया, अपने मामा को वहां बिठा दिया और खुद दूसरे शिकार के लिए निकल गया, यानी दूसरी सोसाइटी के लिए। आज भी वो सोसाइटी पीछे से वही चला रहा है और दूसरी सोसाइटी उसने खुद जो है मैनिपुलेट करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। यानी वो सोसाइटी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, जो गवर्नमेंट की मिल्कियत थी, अब वो एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और आपके प्लॉट कैंसिल करना शुरू। तीसरी सोसाइटी में ये गवर्नमेंट टीचर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, खुद सेक्रेटरी बन गया और फौरन प्लॉट कैंसिल करना शुरू और आधी कीमत पे प्लॉट मार्केट में बेचना शुरू, ताकि किसी भी इंक्वायरी से पहले ये अपना सारा माल समेट सके और उसके बाद इसको भी प्राइवेट करा दिया जाए। चौथी सोसाइटी यानी सिंध सेक्रेटरीट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि सेक्टर 7A स्कीम 33 में मौजूद है। अपने फुप्पा को डमी सेक्रेटरी बिठा दिया, वहां भी वही सेम प्लान। और ये सब सूट में हुआ, स्टैम्प के साथ हुआ, सरकारी सिग्नेचर के साथ हुआ। ये है कॉर्पोरेट इंक्रोचमेंट और इसका सिलसिला 2026 में अभी भी जारी है। 2 तरह की इंक्रोचमेंट होती है और कॉर्पोरेट वाली क्यों ज्यादा खतरनाक है, इस एक आदमी का पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड। हर सोसाइटी में क्या किया, कौन सा डिपार्टमेंट यूज किया, मामा पुप्पा एंगल कैसे काम किया, रियल कोर्ट केसेस, रियल नेब रेफरेंसेस, रियल नंबर्स, सेक्टर नंबर के साथ। पार्ट 1 के एंड में 3 वार्निंग साइन। अगर आपकी सोसाइटी में ये वार्निंग साइन है तो कल सुबह एक्शन क्या लेना होगा। पूरी चेकलिस्ट पार्ट 2 में मौजूद है, जो आइंदा आने वाले दिन में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ को लाजमी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट का एक ही चेहरा आप लोग जानते होंगे, जुग्गी, लाठी, बुलडोजर। ये विजिबल इंक्रोचमेंट कहलाती है। इसमें शोर किया जाता है और जल्दी पकड़ा भी जाता है। लेकिन कराची में दूसरी तरह की इंक्रोचमेंट भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो आके वहां पे सारे जाली काम करता है। ये कहलाती है गवर्नमेंट साइड से इंक्रोचमेंट। एक इंक्रोचमेंट का चेहरा ये भी है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ये इंक्रोचमेंट बहुत ही एडवांस है। विजिबल इंक्रोचमेंट और कॉर्पोरेट इंक्रोचमेंट। विजिबल इंक्रोचमेंट होती है जो बाहर से आता है, दिखता है, पुलिस रोकती है। कॉर्पोरेट इंक्रोचमेंट अंदर से होती है, फाइल में होती है, सरकारी स्टैम्प्स के साथ होती है और खामोशी से होती है और सालों बाद इसका पता चलता है। कॉर्पोरेट इंक्रोचमेंट अंदर से धीरे धीरे ट्रस्ट अर्न करने के बाद होती है और फिर वो काम जो बाहर से कभी मुमकिन नहीं है। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो कोई नया चेहरा कुर्सी पर, वो अगली सोसाइटी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप स्कीम 33 में, बहरिया टाउन में या डीएचए में कोई प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, पहले एक बार जरूर मुझसे कंसल्ट करें। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 घंटे की कंसल्टेशन सालों के नुकसान से आपको रोक सकता है। पहली सोसाइटी स्कीम 33 कराची, सेक्टर 17A का एरिया, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड 1980 से चल रही थी। मेंबर के पास लीगली सारे अलॉटमेंट भी मौजूद थे, लेकिन फिर ये मौसूफ वहां पहुंचे, इन्होंने मैनेजमेंट के साथ रवाबित बढ़ाए। रवाबित बढ़ाने के बाद पूरी सोसाइटी का मैप ही रिवाइज कर दिया और फिर 2009 के बाद लेआउट प्लान टेम्पर्ड। ओरिजिनल लेआउट प्लान में मिसाल के तौर पे 200 प्लॉट थे, कमर्शियल प्लॉट अलग अलग जगह पे थे, चौड़े मेन रोड थे, रेसिडेंशियल के साथ मेन रोड थे, पार्क था, मस्जिद थी, प्रॉपर जमीन थी, एमिनिटी एरिया रिजर्व था। टेम्पर्ड लेआउट प्लान में 200 की जगह 400 प्लॉट हो गए। 7 कमर्शियल प्लॉट एक साथ अमलगमेट किए गए। 7 कमर्शियल प्लॉटों को एक साथ अमलगमेट करने के बाद मेन रोड पे शिफ्ट कर दिया। पार्क खत्म, मस्जिद छोटी कर दी गई, बिना किसी जनरल बॉडी मीटिंग के, बिना किसी मेंबरान की परमिशन के, बिना सिंध कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की अप्रूवल के। 200 प्लॉट 400 कैसे हो गए? ये एक्स्ट्रा 200 प्लॉट कहां से आए? पार्क से, मस्जिद से, एमिनिटी प्लॉटों के एरिया से और रोड की चौड़ाई कम करने से।
याद रखें, कमर्शियल प्लॉट रेसिडेंशियल प्लॉट से 10 गुना महंगे होते हैं। ये कैलकुलेटेड साइलेंट फाइनेंशियल हीस था। एक प्लॉट लेजिटिमेटली ऑक्शन में खरीदा गया, सही बिडर, सही प्रोसेस, वैलिड डॉक्यूमेंट, और मैनेजमेंट ने क्या किया, ओरिजिनल बायर की मर्जी के बिना वो प्लॉट किसी और के नाम पे कर दिया। 28 अगस्त 2019 के द न्यूज इंटरनेशनल के रेफरेंस के मुताबिक नैब कराची रीजनल बोर्ड मीटिंग में फॉर्मल करप्शन रेफरेंस अप्रूव हुआ। नैब के हिसाब से सिर्फ इस एक ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान हुआ। इसी सोसाइटी में 2684 स्क्वायर यार्ड का एमिनिटी प्लॉट था जो पार्क, स्कूल, मस्जिद के लिए रिजर्व था, जिसे कोई नहीं बेच सकता था कानूनी हिसाब से। मैनेजमेंट ने उस जमीन को 2 कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट किया। नंबर प्लॉट 15 और प्लॉट 22 है। इस जमीन से और एक इलीगल कमर्शियल प्लॉट जिसका नंबर 866, और सब वो अलादीन जिसके मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसी की कंपनी को अलॉट कर दिया। D5050। ये केस आज भी चल रहा है। नैब रेफरेंस 2019 में आया, केस शुरू हुआ, आम आदमी घबरा जाता, लेकिन ये अलादीन, उसने अपने मामा को सोसाइटी के मैनेजमेंट में बिठा दिया। पेपर्स में मामा, चेयर्स पे मामा, कंट्रोल पीछे से वही अलादीन, और वो खुद अगले शिकार यानी अगली सोसाइटी की तरफ निकल गया। अब वो चेंज जिसके बारे में आप सोचते थे। सेक्टर 17 एरिया की सोसाइटी, मैप टेम्पर एमिनिटी प्लॉट बेचे। नैब रेफरेंस 2019 में हुआ, कोर्ट केस अभी भी चल रहा है। नैब केस चल रहा है, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि अगले शिकार की तरफ निकल गया। दूसरी सोसाइटी में उसने टेक ओवर करने के बाद फौरन ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और खुद वहां डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर की पावर मतलब सब लीज अप्रूवल, कैंसिल, मेंबर इनरोल या हटाओ, सोसाइटी फाइल का पूरा एक्सेस। पूरे एक्सेस का मतलब है अब वहां कोई रियल्टर काम नहीं कर सकता सिवाय इसके, और फौरन इस सोसाइटी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है नैब की फुल जुरिडिक्शन लीगली, जहां इलेक्शन होते हैं, कोर्ट केस आसानी से होते हैं, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई तो वहां मैनेजमेंट की बजाय डायरेक्टर हो जाएंगे। नैब की अथॉरिटी वहां लिमिटेड हो जाती है, कोर्ट केसेस मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर सोसाइटी प्राइवेट हो जाती है, ओरिजिनल अलॉटी के डेमोक्रेटिक राइट खत्म, और फिर जेन्युइन मेंबर्स के प्लॉट कैंसिल करना शुरू। रियल एस्टेट मार्केट में रेट ऊपर है, और नैब के केस होने से पहले जितना हो सके निकाल लो। गवर्नमेंट टीचर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ उन अलादीन ने सेक्रेटरी की पोजीशन ली, और सेक्रेटरी की पोजीशन लेने का मतलब अलॉटमेंट फाइल एक्सेस, सब लीज रिकॉर्ड, मेंबर लिस्ट, और फिर कैंसिल करो और रीअलॉट करो, और यहाँ भी फॉरेन प्लॉट कैंसिल करना शुरू कर दिया। सोचे, गवर्नमेंट टीचर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिन लोगों ने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, उनकी सोसाइटी में भी यही खेल। सिंध सेक्रेटरीट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 7 है, स्कीम 33। दूसरे पुप्पा को भेजा डमी सेक्रेटरी बना, पेपर्स में पुप्पा, कंट्रोल पीछे से वही अलादीन करेंगे। वहां भी सेम एजेंडा, प्लॉट कैंसिल, रीअलॉट और बेचो। और ये सोसाइटी भी जल्द ही प्राइवेट करवाने का प्लान। एक आदमी, 2 रिश्तेदार फ्रंट पर, 4 सोसाइटीज। नैब केस ऑलरेडी चल रहे हैं, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा, और हजारों जेन्युइन अलॉटीज जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोर्ट में है। एक सेकंड रुके, अगर आप स्कीम 33 में या कराची के किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आप नहीं जानते कि सोसाइटी सेफ है या नहीं, तो प्लीज मुझसे पहले एक बार जरूर कंसल्ट करें। मैं अदनान सिद्दीकी प्रॉपर्टी एंड वेल्थ चैनल से मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी सोसाइटीज वेरीफाइड है, कौन सी रिस्की है, और कहां आपका पैसा सेफ है। कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट 1 खत्म करने से पहले 3 वार्निंग साइन। सोसाइटी का जो नक्शा आपको दिख रहा है, क्या वो ओरिजिनल मास्टर प्लान रिकॉर्ड से मैच करता है? पार्क था लेकिन क्या अब भी मौजूद है? मेन रोड के साथ रेसिडेंशियल थे, क्या कमर्शियल आ गए हैं? मिनिटी प्लॉट थे, क्या आप किसी बिल्डर को दे दिए गए हैं? अगर नहीं पता, ये खुद पहला वार्निंग साइन है। आपकी सोसाइटी अभी भी कोऑपरेटिव है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता, और जब पता चलता है तब तक राइट्स बहुत कम हो चुके होते हैं। सोसाइटी में नई मैनेजमेंट आई बिना प्रॉपर इलेक्शन के, बिना आपको इन्फॉर्म किए। क्या आपने किसी जनरल बॉडी मीटिंग को अटेंड किया है? क्या आपने ऑडिट रिपोर्टें हर साल की मांगी है? क्या आप हर महीने के एक्सपेंस शीट मांगते हैं? अगर नहीं, तो ये सीरियस रेड फ्लैग है। मैं हूं अदनान सिद्दीकी, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर, और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है। कराची में 1200 से ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां मौजूद हैं, जिसमें एक्टिवली कम से कम 400 से 450 सोसाइटीज रन हो रही हैं। प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इसलिए बना है कि आप उस बूढ़े बाप की जगह ना बने जिसने 17 साल पहले प्लॉट खरीदा और आज 2026 में भी अपनी जमीन पर कदम नहीं रख सकता। इस वीक में पार्ट 2 जरूर आएगा, जिसमें 5 स्टेप प्रैक्टिकल चेकलिस्ट होंगी, और ये बिल्कुल फ्री है, बिना किसी एजेंट के। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिस मत कीजिएगा। और अगर आप या आपका कोई डीएचए बहरिया टाउन या स्कीम 33 में या नया नाजमाबाद में कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाला है, पहले मुझसे लाजमी रब्ता करें। अदनान सिद्दीकी प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल मौजूद है। ये वीडियो उन सबको भेजें जिनकी प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है।
एक शेयर एक फैमिली की जिंदगी भर की कमाई बचा सकता है।